हेलो एवरीवन, वेलकम टू द परिवर्तन लर्निंग सेंटर। दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? सब लोग जुड़ चुके होंगे, बहुत बढ़िया। सब लोग वेट कर रहे थे, तो यार एक बहुत ही अमेजिंग सी चीज लेके आया हूं आप सभी के लिए। आपके गेम चेंजर भैया, मतलब मैं केटू कृष्णा, एक बहुत 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 बेस्ट चीज लेके आया यार। आपका जो चीज का था इंतजार, वो घड़ी आ गई, वो वाला ही सीन चल रहा है यहाँ पे। देखो, मैं लेके आया हूं आप सभी के लिए, बेसिकली आप सभी के लिए मैं लेके आया हूं वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। आहा, क्या चीज है ये, बहुत बढ़िया चीज है ये। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। कौन सी डेफिनेशंस? वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ये पार्ट 1 होने वाला है, जिसके अंदर मैं 7 चैप्टर्स क्लियर करके दे दूंगा। 7 चैप्टर्स आपके हो जाएंगे। 7 चैप्टर के बचे हुए 8 चैप्टर जो हैं वो पार्ट 2 के लिए रख देते हैं, पार्ट 2 के लिए रख देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो नहीं चाहता मैं। और तुम्हारा जो फोकस है वो हाइपर बना रहे हैं, वो कभी डिम ना हो, लो ना हो, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूं। तो यार कैसे सभी लोग एक बार सपोर्ट दिखा दीजिए। शुरू करता हूं बिना आपका 1% भी टाइम वेस्ट किए, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ में। चलो ठीक है, शुरू कर देते हैं। ठीक है, ओके। नंबर 1, बेसिक डेफिनेशंस। देखो, चैप्टर वाइज तो करेंगे हम, पर उससे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो मैं आपको समझा देता हूं, जो कि नॉर्मली स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स के अंदर बहुत चलती है। देखो, वो है रिप्रोडक्शन। देखो, रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन मतलब एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होते हैं ऑफस्प्रिंग, जो कि सिमिलर होते हैं उनसे। देखो, रिप्रोडक्शन के अंदर कैसा होगा? ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, होंगे कि नहीं? मानते हो कि नहीं मानते? तो आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूं, ऑफस्प्रिंग तो प्रोड्यूस होंगे, बट वो कहां से होंगे? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस से होंगे। और पहले जो ऑर्गेनिजम्स हैं ऑलरेडी जो इस दुनिया में है, उन्हीं ऑर्गेनिज्म से होने वाले हैं। ये हो गया रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन। अगले डेफिनेशन पे चलते हैं, डेफिनेशन नंबर 2। अब ये देखो, आई एम सॉरी, कल वाले वीडियो, वो डायग्राम वाले वीडियो में मेरे को छींक आते आते रह गई थी वीडियो, मतलब अपनी स्ट्रीम के अंदर। अभी वो आ गई है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। देखो देखो, दो रिप्रोडक्शन के दो टाइप है, एक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक है सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब वो रिप्रोडक्शन, देखो वो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट जरूरी है, और वहां से जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो पूरी तरह जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा। जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा मतलब सेम पेरेंट की तरह दिखेगा, और ऐसे को हम क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन या क्लोन्स कहते हैं। तो वो क्लोन्स जो इस दुनिया का पहला क्लोन है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, पर मैं बता देता हूं, एक डोली नाम की सिप है, डोली नाम की सिप, आई थिंक सो ये सही नाम है, हाँ राइट। डोली नाम की एक सिप है, जो कि सिप बोले तो भेड़ हुई, मेंढी हुई, आप मराठी में मेंढी कह सकते हो। तो वो है, वो पहली क्या है, हमारे पास में पहली क्लोन है। तो यहां से जो बनेंगे वो क्लोन बनेंगे। नंबर 2 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेकंड टाइप का है डेफिनेशन। और तीसरी डेफिनेशन है, उसके अंदर आप देख सकते हो ये एक इस टाइप का रिप्रोडक्शन है, जिसके अंदर दो पेरेंट को इन्वॉल्व होना होगा, या फिर उन दो पेरेंट के दो गेमेट्स को इन्वॉल्व होना होगा। अरे मानते हो कि नहीं मानते हो? एंड यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग होंगे, प्रोड्यूस होंगे, वो जेनेटिकली डाइवर्स होंगे। जेनेटिकली डाइवर्स मतलब वो होंगे जिसके अंदर, अभी समझो हम बात कर रहे हैं किसी भी ह्यूमन की, ठीक है? तो ह्यूमन का जो ऑफस्प्रिंग होगा, जो बच्चा होगा, वो ह्यूमन ही होगा। ये चीज ध्यान रखनी है, वो होगा ह्यूमन ही, बट दिखने में दोनों अलग होंगे। आप बैक्टीरिया देख लो, बैक्टीरिया का जो अलग ऑफस्प्रिंग बनेगा, जो बैक्टीरिया का ऑफस्प्रिंग बनेगा, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा, मतलब सेम 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 वैसा ही दिखेगा। तो वो डिफरेंस है। अगली चीज आ जाती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को मैं नेक्स्ट में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कहाँ चला गया? चलो, फर्टिलाइजेशन को छोड़ो, फर्टिलाइजेशन को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। अभी देखो, वहां पर हमारे जो बेसिक डेफिनेशंस थे, वो सारे बेसिक डेफिनेशंस क्लियर हो चुका है। ये पहली स्लाइड थी। अब अगली स्लाइड के अंदर अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशंस वापस से एक बार आ गई है। तो इसको आपको नहीं करना है, ये ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है? अभी कर लिया हमने, ये ऑलरेडी कर लिया है हमने। एक बार चेक कर लेते हैं, ऑडियो वगैरह सब आ रही है ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। हेलो 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 हेलो, क्या हाल है? क्या हाल है यार? लुक तो मेरा अच्छा होगा,
लुक तो मेरा अच्छा होगा, तुम्हारे कमेंट्स का था इंतजार और वो कमेंट्स करते रहो भाई तुम्हारी चैट बहुत इंटरेस्टिंग होती है गाइज। हाँ अभी पहले चैप्टर पे चलते हैं क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हम, चैप्टर यहां से स्टार्ट हो रहे हैं पर पहले वाले भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थे। अब यहां पर देखो पहले चैप्टर का अंदर मेन डेफिनेशन आती है पोलिनेशन क्या है। पोलिनेशन ये ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। स्टिग्मा फ्लावर का जो एंथर होता है, एंथर क्या होता है, ये मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट। इस मेल पार्ट से आप कहां पर भेज रहे हो, फीमेल पार्ट पर। कहां भेज रहे हो, फीमेल पार्ट तक। तो ये जो मेल से फीमेल पार्ट तक आप जो पोलन भेजते हो, क्या भेजते हो, पोलन। तो पोलन को भेजना पोलिनेशन। अब अच्छा अब ये जो पोलन लेके जाएगा, अच्छा अभी जो पोलन लेके जाएगा वो पोलन लेके जाने वाला कौन होगा, पोलिनेटर होगा। यहां से बता देता हूं, पोलिनेटर, ठीक है, पोलिनेटर होगा। कौन होगा वो, पोलिनेटर होगा। अगला सेल्फ पोलिनेशन, इसमें क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिए। सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन, ये दो टाइप है इसके, पोलिनेशन के दो टाइप है। यहां पर आप देखो इसके अंदर ये एक ऐसे टाइप का पोलिनेशन है जिसके अंदर जो पोलन है वो एंथर से ही जाएगा और जाएगा भी स्टिग्मा तक ही, पर वो सेम फ्लावर के ही एंथर होंगे, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं है, सेम फ्लावर पर नहीं भी जा रहा है, तो वो कम से कम सेम प्लांट के तो होंगे ही होंगे। तो जहां पर सेम फ्लावर आ जाए और सेम प्लांट आ जाए तो वहां पर जो चीज बनेगी वो बनेगी सेल्फ पोलिनेशन। बट जब अब की बारी आती है हमारी क्रॉस पोलिनेशन की, तो ये वो टाइप का पोलिनेशन है जिसके अंदर पोलन ट्रांसफर जरूर होगा एंथर से स्टिग्मा तक, पर वहां पर जो प्लांट होगा वो प्लांट हमारा कैसा होगा, डिफरेंट होगा, तो अलग प्लांट होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म सेल, वो स्पर्म सेल जो होती है वो जो फ्यूज करती है किसके साथ में, एग के साथ में। जो किसका है, एग सेल किसकी है, फीमेल की। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मेल का जो गेमेट है वो फ्यूज करेगा फीमेल के गेमेट के साथ में, ठीक है। और स्पर्म जब फ्यूज करेगा एग के साथ में, स्पर्म फ्यूज करेगा एग के साथ में, तो वहां पे जाइगोट बनेगा। पर अभी हम जो फ्लावरिंग प्लांट देख रहे हैं इसके अंदर इन डेफिनेशन का कोई यूज नहीं है, क्योंकि ये एनिमल्स के लिए, ये किसके लिए है, एनिमल्स। वहां यहां पर सिर्फ आपको स्टिग्मा, जो हमारे पास में जो स्टिग्मा है और जो हमारे पास में यहाँ पर जो एंथर है, इसका ही यूज करना है। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये वाली। कौन सी, डबल फर्टिलाइजेशन। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, रहते हैं, हर साल लगभग क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो, इट इज अ यूनिक फर्टिलाइजेशन प्रोसेस विच अकर्स ओनली इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आहा, फ्लावरिंग प्लांट्स। प्यारे बच्चों बताओ, अभी फ्लावरिंग प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स को हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स। कौन से, एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं, देखो हमारे पास में जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। तो पहली बार डबल फर्टिलाइजेशन कहां पे होगा, फ्लावरिंग प्लांट में होगा। यहां पर फ्यूजन होता है एक स्पर्म सेल का और एक एग सेल का। किसका सेल का, एग सेल का। तो यहाँ पे स्पर्म सेल और एग सेल का होगा, जहां से जाइगोट बनेगा। तो हमेशा ध्यान रखना है, फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट जो निकलेगा वो निकलेगा एक जाइगोट, ठीक है। जाइगोट, द फ्यूजन ऑफ ओदर स्पर्म सेल विद द पोलर न्यूक्लियाई टू द एंडोस्पर्म, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर दो जो न्यूक्लियाई होंगे, डबल फर्टिलाइजेशन किस चीज का है, यहाँ पर दो बार होगा फर्टिलाइजेशन। एक तो स्पर्म सेल और हमारा जो दूसरा एग सेल है, इन दोनों के बीच में होगा पहला फर्टिलाइजेशन। तो ये हमारा फर्स्ट फर्टिलाइजेशन था। दूसरा फर्टिलाइजेशन किस किस के बीच में होगा, तो दूसरा हमारे होगा स्पर्म सेल का विद पोलर न्यूक्लियाई में, जिसमें एंडोस्पर्म बनेगा। क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर सेकेंड फर्टिलाइजेशन हुआ, इसलिए दो बार फर्टिलाइजेशन इन द सेंस के डबल फर्टिलाइजेशन। अगला चीज, ये यहां तक क्लियर हो गया। अगली चीज है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो है एक अर्ली स्टेज डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट की एक अर्ली स्टेज है, अर्ली मतलब जल्दी स्टेज है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की। अब क्या ये बैक्टीरिया के अंदर होगा? आपको बोल दे
कि बैक्टीरिया के अंदर होगा क्या, तो आप यस कहोगे कि नो। अरे गधों, नो नो बोलोगे, क्योंकि एम्ब्रियो एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म प्रोसेस है जहां पर हम अर्ली स्टेज डेवलपमेंट इसे कह सकते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया। चलो 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 आगे आगे आगे। एम्ब्रियो से सीड बनता है, याद रखना है। एक और क्वेश्चन आता है, एम्ब्रियो से सीड बनता है और जो ओवरी होते हैं उससे फ्रूट बनता है। ठीक है, ओवरी से फ्रूट और एम्ब्रियो से सीड बनता है। अब मैं आगे एक और चीज दिखाऊंगा, उससे पहले इट इज अ मैच्योर ओव्यूल कंटेनिंग द एम्ब्रियो एंड स्टोर्ड फूड। तो सीड के अंदर क्या क्या होगा, सीड के अंदर एक तो एम्ब्रियो का इन्वॉल्वमेंट होगी और एंड स्टोर्ड फूड होगा। वहां पर क्या होगा, स्टोर्ड फूड, वहां पर जमा किया गया खाना होगा, और इसीलिए कुछ कुछ सीड को हम खाते भी हैं। समझ में आ गया। और या फिर अगर हम सीड लगाते भी हैं तो उससे न्यू प्लांट आ जाता है, उससे न्यू क्या आ जाता है, प्लांट आ जाता है। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर आ गया। उससे पहले मैं तुम्हें बताया था मैंने कि मैं कुछ बताऊंगा। पार्थेनोकार्पी ऐसा कुछ तो होता है, आपने नाम सुना होगा। पार्थेनोकार्पी क्या है? पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी एक प्रोसेस है जिसके अंदर ओवरी जब फ्रूट बनाती है, अब इस बार क्या होगा, ओवरी फर्टिलाइजेशन का नहीं होगा, उसके अंदर बिना फर्टिलाइजेशन के ही वहां पर फ्रूट बनेगा, वो हो जाता है पार्थेनोकार्पी। यस, पार्थेनोकार्पी नाम है ना उसका, चैट में लिख दो। अरे भैया चैट में लिखो, ठीक है। अगले चैप्टर पे चलते हैं, चैप्टर नंबर 2। स्टार्टिंग के चैप्टर थोड़े मुश्किल हैं, उसके बाद में इजी आने लग जाएंगे, क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ कि स्टार्टिंग के चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंस भी दी गई है, बहुत मार्क्स के भी आते हैं, और थोड़ा ध्यान से यहाँ पर हमारा जोश भी हाई होता है, इसलिए पहले वाले चैप्टर जरूरी है। अब देखो मैं आपको वन शॉट क्यों नहीं करा रहा हूँ, काफी सारे बच्चों ने पूछा भी है कि वन शॉट क्यों नहीं हो रहे हैं। तो देखो वन शॉट नहीं होने के पीछे का कारण ये है कि जब मैं आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दूंगा, मैं आपको इंपॉर्टेंट डायग्राम्स दूंगा, मैं आपको इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नेम दूंगा, तो ऐसे आपके लिए वो लर्निंग इजी हो जाएगी। वरना आपको चैप्टर्स वाइज पढ़ो तो आपका मन ही नहीं करेगा पढ़ने का। आपको यहाँ पर कैसा लगेगा, अरे यार 3 घंटे 2 घंटे बैठ के एक चैप्टर करो। वन शॉट अच्छी चीज है, करनी चाहिए, पर उसका समय चला गया है, अब आपको वो पसंद नहीं है। अब आपको यहाँ पे क्या लग रहा है कि सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया, अरे भैया इतनी सी देर में सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया, तो वो सिचुएशन यहाँ पर बहुत बेस्ट है, इसलिए मैं नहीं कर पाता। अगला देखो, यहाँ पर हमारी पहली डेफिनेशन आ जाती है, प्यारी सी डेफिनेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या आ जाती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर आपके लाइनिंग ऑफ यूटरस, किसकी यूटरस होगी? लाइनिंग, मतलब आपका ये जो होगा वो, एक और चीज ध्यान रख लो, फीमेल के अंदर होगा। अरे भैया मेल में तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है ना, ठीक है। तो देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल एक प्रोसेस है जिसमें लाइनिंग ऑफ यूटरस इज सीड एंड रिप्लेस्ड बाय द न्यू लाइनिंग ऑफ ओवर पीरियड इज अप्रोक्सीमेटली 28 डेज। क्या कह गया कभी, क्या कह गया कभी? तो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं बेसिकली बता क्या रहा हूं आपको, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होगा, 28 डेज है, यहाँ पर डेज सिर्फ 28 ही है, बट यहाँ पर जो यूटेरस है वो रिप्लेस होगा 28 दिनों के अंदर। जो हमारा पास में जो पहले वाला यूटेरस के अंदर जो लाइनिंग थी वो रिप्लेस हो जाएगी, वहां पर न्यू आ जाएगी, तो वहां पर 28 दिनों के बाद चेंज हो जाना, उस साइकिल को ही मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अगली चीज पे चलते हैं, oogenesis। oogenesis क्या है? ये प्रोसेस है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर फीमेल गेमेट्स और ओवा क्या करेंगे, प्रोड्यूस होंगे बाय ओवरीज, ठीक है। तो यहाँ पर जो ओवरीज के द्वारा, ये oogenesis किस में होती है? फीमेल में होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होती है? फीमेल में होती है। तो अभी तक 2 चीजें हैं, दोनों फीमेल में। क्यों? क्योंकि ओवा जो होता है और ओवरी जो होती है ये सिर्फ मेल में है, मेल में नहीं होती, ये सिर्फ फीमेल में होती है, राइट। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि यह प्रोसेस है, फीमेल गेमेट्स जो है जिसे हम ओवा भी कहते हैं, ये ओवरी के अंदर प्रोड्यूस होती है। प्रोड्यूस करने वाली प्रोसेस को oogenesis कहते हैं। क्लियर होगा। अगला स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या है ये स्पर्मेटोजेनेसिस? ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर मेल गेमेट और स्पर्म सेल, मेल गेमेट और स्पर्म सेल दोनों एक ही है, वो क्या करेंगे, आर प्रोड्यूस द टेस्टिस। तो यहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis के अंदर तो ओवा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखो ओवा प्रोड्यूस हो रहा है ओवरी से। अब यहां पर
क्या प्रोड्यूस हो रहा है, स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और हो किससे रहे, टेस्टिस से। तो ये आपका हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, दोनों हो गई, राइट। अगला है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन के बारे में अभी हमने पढ़ा था, शायद हो गया क्या फर्टिलाइजेशन, नहीं बताया क्या मैंने। आपका स्पर्म सेल फ्यूज करेगा एग सेल के साथ में, जो आपका स्पर्म होगा वो फ्यूज करेगा एग के साथ में, मतलब मेल गेमेट फ्यूज विद फीमेल, और यहां पर क्या बनेगा, यहां पर होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा जाइगोट। तो जाइगोट क्या है, यहां पर हमारे पास में रिजल्ट है। चलो चलो ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ कॉल वगैरह आया था, सेटअप वगैरह दिखा रहे थे। हाँ, एक कोई यूट्यूबर है, हमारी दोस्त है, फ्रेंड में, तो उनका भी बहुत बड़ा चैनल है, तो वहां पर हमारे को सेटअप वगैरह दिखा रहे थे। तो आई एम सॉरी फॉर, आपको अगर कोई डिस्टर्ब वगैरह हुआ है तो ठीक है, ओके 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 ओके। चलो आगे बात कर ले। अरे भाई साहब क्या हो गया, जोश ढीला गिर रहा है, तुम जैसे लोगों का जोश ढीला गिर जाता है। वॉचिंग इंप्रूव होना चाहिए, मुझे पता नहीं है। अगला देखो, इम्प्लांटेशन, शेयर कर दो तुम, शेयर। देखो शेयर एक ऐसी चीज है जो आपके लिए इस अंतिम समय में पुण्य का काम करती है। क्या करती है, पुण्य का काम। तुम ऐसे तो पुण्य करने वाले बंदर हो नहीं, एकदम बदतमीज लोग हो, तो तुम पहले पुण्य करोगे नहीं, पर तुम्हें शेयर करना एक पुण्य का काम है। शेयर करोगे तो स्वर्ग में जाओगे बेशर्मो, तो शेयर करो, ये पुण्य करो, अभी अंत के समय में थोड़े अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्या मैं ना मार्केटिंग का एक्सपर्ट हूँ, ऐसा नहीं लगता, मार्केटिंग एक्सपर्ट। अरे केटू भैया मार्केटिंग एक्सपर्ट। देखो अगली चीज, अगला है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या है, इम्प्लांटेशन यहां पर क्या होती है, प्रोसेस होती है जिसके अंदर जाइगोट अटैच टू द लाइनिंग ऑफ यूटरस, यूटरस से अटैच होता है, एंड बीइंग्स टू ग्रो एंड डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। खेल गया कभी, एम्ब्रियो एक मैच्योर स्टेज है यार, मैच्योर स्टेज है। और जाइगोट जो है, कहां गया जाइगोट, जाइगोट जो है एक स्टार्टिंग फेज है, आप इससे कह सकते हो स्टार्टिंग फेज है, स्टार्टिंग फेज। जाइगोट ही बच्चा है और एम्ब्रियो भी बच्चा है, बट ये इम्प्लांटेशन क्या है, इसमें आपका जो जाइगोट होगा वो कन्वर्ट होगा, जो आपका जाइगोट होगा वो कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो में, और इस कन्वर्ट करने वाली प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। अगला है प्लासेंटा। प्लासेंटा क्या है, ये एक ऑर्गन है। देखो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि ये मेरे जो डेफिनेशन है बहुत दिमाग से बनाई हुई है, क्योंकि मैं पहले ही बता देता हूं कि यार इम्प्लांटेशन एक प्रोसेस है, प्लासेंटा एक ऑर्गन है, तो इसे आप प्रोसेस ना समझे। इट इज एन ऑर्गन दैट डेवलप्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड प्रोवाइड अ कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड डेवलपिंग एम्ब्रियो और फीटस। समझ में आया कुछ, ये मदर है, ठीक है, मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं, समझो ये मदर है, ये मदर के पैर हैं। देखो मैं नॉर्मल आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, ठीक है। यहां पर एक ऑर्गन होगा, अब मैं आपको ऑर्गन को बाहर की तरफ निकाल के बच्चा बना के दिखाता हूं। ये समझो एक बच्चा है, अब इनके शेप और साइज पे कोई नहीं जाएगा, बट मैं आपको समझाने के लिए ये सब कर रहा हूं। तो आप देखो, ये जो मदर है, इनसे ये जो बच्चा है, अब ये होता है इन्हीं के पेट में है सब कुछ, बट यहां पर आप देख सकते हो एक ऑर्गन जोड़ रही है, मतलब माँ जो खाएगी उसका बच्चे को भी जाएगा, माँ जो ग्रोथ करेगी उसका फायदा बच्चे को भी होगा। तो वो ऑर्गन जो उन्हें दोनों को जोड़ता है उसे हम प्लासेंटा कहते हैं। कंसेप्ट क्लियर बोल दो, हाँ। अच्छा, बच्चा तब एम्ब्रियो होगा और फिटस होगा, मतलब ग्रोविंग स्टेज में होगा, 9 मंथ की ग्रोविंग स्टेज में होगा। आगे चलते, खत्म, चैप्टर ही खत्म, चैप्टर ही खत्म, तीसरा वाला चैप्टर, दूसरा वाला चैप्टर ही खत्म। और अभी 19-20 मिनट ही नहीं हुए पूरे, और तुम्हारा सोचो मैं कितना फास्ट करवा सकता हूं। अब मैं गारंटी लेता हूं कि इन आप जब डेफिनेशंस को कर लोगे तो आपको दूसरी चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चैप्टर नंबर 3 क्या होगा, चैप्टर नंबर 3 है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। यहां पर एक चीज होती है जीन, एक होता है एलील, एक होता है डोमिनेंट एलील, एक होता है रेसेसिव एलील। ये क्या चीजें हैं, ये बहुत सारी डेफिनेशन आती है इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर डेफिनेशन ही डेफिनेशन है।
बट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं, मतलब है सब इंपॉर्टेंट, आपके कंसेप्ट यही इन बेसिक से क्लियर होगी, पर ये डेफिनेशन बहुत सिंपल है सीखने में। कैसे? देखो, जीन जो है ये एक सेगमेंट है डीएनए का। आपने डीएनए खींच के निकाला, इसे डीएनए निकाला आदमी से, उसके सेगमेंट्स कर दिए, टुकड़े कर दिए, तो उन्हीं का एक भाग है जीन, जो क्या करते हैं, जो कोडेड होता है पर्टिकुलरली प्रोटीन और आरएनए मॉलिक्यूल से, और वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सप्रेशन ऑफ किसका, इनहेरिटेड ट्रेट्स का। अरे भैया कैसे? हमने एक डीएनए लिया, डीएनए का एक सेगमेंट निकाल लिया, ठीक है, उसका एक सेगमेंट निकाल लिया, डीएनए लिया, डीएनए का सेगमेंट निकाल लिया। अब डीएनए के सेगमेंट को निकालने के बाद में हमें क्या पता चला कि उसे हम जीन कहते हैं। पहले जीन को फैक्टर कहा जाता था मेंडल के द्वारा, फिर हमने इसको जीन बना दिया। अब जीन का काम क्या है, यही जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग्स के अंदर जाते हैं उनको ले जाने का काम जो है वो जीन का है, वो ये एक्सप्रेस करवाता है वहां पे, ठीक है। अब अगली चीज है एलील। एलील क्या है? देखो, एलील जो है ये एक अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन है जो अराइज करता है ड्यू टू द म्यूटेशंस के द्वारा करवाता है एंड लीड द वेरिएशंस ऑफ द ट्रेट्स। नहीं समझ में आया होगा? जीन पार्ट है डीएनए का, मतलब जीन कहां से आया है, तो डीएनए से आया है। अब जीन से क्या आया है, एलील आया है। यार जीन तो बहुत सारे होते हैं, पर एक एलील मतलब हो जाता है, अगर समझो हम बात करते हैं हाइट एक कैरेक्टर है, उसी तरीके से एलील का काम होता है, एलील डोमिनेंट भी करवाता है और रेसेसिव। डोमिनेंट मतलब कि हाइट है समझो, अब हाइट इंसान की या तो लंबी हो सकती है मेरे जैसे, या फिर छोटी हो सकती है। तो अब हाइट लंबी भी हो सकती है छोटी भी, पर वो लंबी बन रही है कि छोटी बन रही है, वो पर्सनली एक एलील है। क्या है? एक एलील है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं डोमिनेंट एलील की। डोमिनेंट एलील मतलब वो जो खुद को दिखा देगा, मतलब तुम कितने बदतमीज हो, अपने भाई बहन से लड़ते हो, और अब उसका वो जो बिस्किट खा रहा होता है उससे छीन लेते हो बिस्किट, अरे मेरे को दे, तो तुम बिस्किट छीन लेते हो। और डोमिनेंट ऐसी चीज है कि तुम्हारी ही चलती है। वैसे हाइट वहां पर किसकी दिखती है, अगर लॉन्ग बड़ी वाली हाइट दिखती है, मेरे अंदर लंबी हाइट, ये एक डोमिनेंट कैरेक्टर है। अब क्लियर हो गया होगा? अगली चीज से जाते हैं, अगली चीज पे चलते हैं जो है रेसेसिव एलील। अब रेसेसिव एलील की बारी है। हाँ, मजा आ गया, ताली होनी चाहिए, ताली करो भाई, सब लोग ताली पीटेंगे। रेसेसिव एलील मतलब जो छोटा भाई तुम्हारा बच के रह गया, या फिर तुम्हारा छोटा भाई बहुत बदतमीज है, उसकी चलती है तो वो डोमिनेंट है। अब तुम बड़े रह गए, तुम्हारी चलने नहीं देते, मम्मी पापा बोल देते ए बैठ जा भाई, छोटा भाई है ना तुम्हारा, छोटे भाई को दे दो ना, तो वो तुम्हारी जब चलती नहीं है तो तुम रेसेसिव बन जाते हो। तो मेरे अंदर शॉर्ट हाइट जो है, छोटी हाइट है, ये मेरा क्या रह गया, एक रेसेसिव एलील है, जिसे एक्सप्रेस नहीं करने दिया डोमिनेंट एलील ने। आहा, क्या एग्जाम्पल मिल रहे हैं। अगली चीज पे चलते हैं। अब क्या होता है जीनोटाइप। जीनोटाइप मतलब ये रेफर करता है जेनेटिक मैकअप को फ्रॉम द एक ऑर्गेनिज्म से विच डिटरमाइंस इट्स ट्रेट। समझ में आया? जीनोटाइप बोले तो आपका जेनेटिकली आपके बारे में बताना, जेनेटिकली आपके बारे में बताना, और उसका रेशियो देना। आप रेशियो कह सकते हो उसको एक तरीके से, कि भैया आपके अंदर कितने डोमिनेंट कैरेक्टर है, क्या रेसेसिव है, उनका सब इंतजाम बताना, वो जीनोटाइप है। बट देखो, मैंने आपको बताया है कि इस तरीके से होता है RR, फिर होता है RR, फिर होता है RR, और फिर होता है RR। मतलब 4 टाइप के RR होते हैं। ये है रेसेसिव, ये सबसे छोटा बताता है, ये बड़ा बता। अच्छा, ये रेसेसिव नहीं है, ये है कैरेक्टरी, पर किसी के अंदर ये एक्सप्रेस होता है, किसी के अंदर ये होता है, किसी के अंदर ये होता है, और किसी के अंदर ये होता है। तो ये तीनों ही हाइट बताते हैं, क्योंकि ये बड़ा वाला जो R है ये डोमिनेंसी दिखाएगा, ये भी बोलेगा मैं बड़ा हूं, ये भी बोलेगा मैं बड़ा हूं, ये भी बोलेगा मैं बड़ा हूं, पर ये बोलेगा मैं छोटा हूं। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर 3 अलग अलग है, और तीनों के नाम बताओगे कि ये RR, ये RR, ये RR टॉल है, और ये RR छोटे हैं। बट जब हम बात करते हैं किसकी, फिनोटाइप की बात करते हैं, तो फिनोटाइप में क्या
क्या हो जाएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 3 बड़े हैं और एक छोटा है। यहाँ पर आप ऐसे बताते नहीं रहोगे कि कौन से 3 बड़े हैं, वो फिनोटाइप हो गया और पूरा डिटेल बताओगे वो जीनोटाइप हो गया, समझ लो। अगली चीजें हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस। मेंडेलियन इनहेरिटेंस ये लास्ट डेफिनेशन है। मेंडेलियन इनहेरिटेंस is the pattern of inheritance of a trait that follows the laws of segregation, independent assortment or the as proposed by ग्रेगोर मेंडल। ग्रेगोर मेंडल को तो हम सब लोग जानते हैं, हमारे जो चचा जी हैं वही है ग्रेगोर मेंडल। समझ में आ गया आपको? अरे भैया समझ में आ गया क्या? क्या बोल रहा है ये? मेंडेल ने इनहेरिटेंस के तरीके से कुछ पैटर्न्स दिए थे, उन पैटर्न्स के अंदर लॉज ऑफ सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉज ऑफ डोमिनेंस जैसे 3 इन्होंने क्या दिए थे, अलग अलग लॉज दिए थे। उन लॉज को ही मेंडेलियन इनहेरिटेंस कहा जाता है, मेंडेल के लॉज कहा जाता है। कंसेप्ट क्लियर? कंसेप्ट क्लियर? अरे भाया क्या हो रहा है? ठीक है, क्लियर है? 25 मिनट में 3 चैप्टर विद इंट्रोडक्शन एंड एवरीथिंग, विद फुल जॉस एंड मोटिवेशन, विद एंजॉयमेंट, विद एवरीथिंग। ठीक, क्लियर है? अच्छा, मैं तुमको ब्रेक नहीं दे पाऊंगा इस बार। 3 चैप्टर तो हमने ऐसे ही कंप्लीट कर लिया, 4 छोटे छोटे चैप्टर आगे हैं, हो गया। और उसमें ब्रेक देने लायक कोई चीज ही नहीं है ना, तो इसलिए मैं तुमको 2 पार्ट में बांट के दे देता हूं ताकि मेरा काम भी इजी हो जाए। चलिए आगे चलते हैं, अगली चीज पे चलते हैं। चले अगली चीज पे। अगली चीज है चैप्टर नंबर 4, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। डीएनए क्या है? जाए, चलो ठीक, चलो ओके। तो हाँ चलिए, यहां पर देखो हमारे पास में डीएनए है। डीएनए क्या है? डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये इसका लॉन्ग फॉर्म है, जो क्या है, एक लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स शेप्ड मॉलिक्यूल दैट कंटेन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। देखो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जीन रखती है, एलील रखता है, और वो किसके पार्ट है? वो डीएनए के पार्ट है। इसलिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मेन जो मैनेजर है वो कौन है? डीएनए है। वो कौन है? डीएनए है। तो यहां पर आप देख सकते हो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो ये डी, देखो डी एन मतलब न्यूक्लिक का एन और ए एसिड का ए। ठीक है, लाइट गई है क्या? एक बार चेक कर लो। नहीं लाइट सही है, लाइट सही है। चलो अभी देखते हैं। मजा आ गया ना? मजा आ गया ना? सबको समझ में आ रहा है ना? चलो ये डीएनए हो गए। अब आरएनए डीएनए का छोटा भाई समझ लो। ये क्या करता है? हमारे अंदर डीएनए होता है, जो बैक्टीरिया वगैरह के अंदर आरएनए होता है, तो आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, जिसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड है। अच्छा, ये तो डबल स्टैंडर्ड था, अब ये सिंगल। देखो यहां पर ये बोल रहा है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो डबल स्टैंडर्ड है, तो ये सिंगल स्टैंडर्ड है, मॉलिक्यूल है। ये भी इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, और जेनेटिक इंफॉर्मेशन वगैरह के लिए भी ये काम आता है कुछ कुछ लोगों के अंदर। पर प्रोटीन सिंथेसिस जो इतनी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, उसके अंदर काम आता है आरडीएनए और सॉरी आरएनए, और डीएनए हमारे अंदर काम आता है। डीएनए के कुछ कैरेक्टर्स जो बताए हैं मैंने, लॉन्ग डबल स्टैंडर्ड और हेलिक्स शेप्ड, ये याद कर लेना। डीएनए का रेप्लिकेशन क्या होता है? What is the replication of DNA? देखो आपको मैं समझा देता हूं। डीएनए रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच डीएनए, जिसमें डीएनए कॉपी टू प्रोड्यूस 2 आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल। मेरे लिए तालियां होनी चाहिए। मीम का बड़ा फैन हूं मैं यार, मेरे को मीम बहुत ज्यादा मीम देखता हूं मैं। मीम इन द सेंस के मजा आता है उनके अंदर, इंटरेस्टिंग लगता है। तो देखो डीएनए रेप्लिकेशन जो है, जिसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच डीएनए इज कॉपीड टू प्रोड्यूस 2 आइडेंटिकल कॉपीज। मतलब एक डीएनए से, इसको इस तरीके से समझो कि एक डीएनए है, इससे आपने 2 डीएनए बना दिया, ये डीएनए रेप्लिकेशन है। जो मैंने डायग्राम वाला वीडियो डाला था, डायाग्राम, वो डायग्राम वाले वीडियो के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन का पूरा प्रोसेस बताया हुआ है, पूरा प्रोसेस। ठीक है, एक ओरिजिनल डीएनए से कैसे आप 2 डीएनए बना लेते हैं।
बहुत सिंपल प्रोसेस है इसकी। हाँ, अब आपको ये डीएनए रेप्लिकेशन की डेफिनेशन और उसका जो डायग्राम है ये 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। 4 की तो मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, 4 की तो मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, पर 2 या 3 के लिए आराम से आ सकता है। तो ये ऐसे मैच करता है, ऐसे समझ में आएगा आपको। अगला है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस बाय विच, अब देखो ट्रांसक्रिप्शन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर आरएनए इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द डीएनए टेम्पलेट। जो डीएनए टेम्पलेट है, डीएनए जो टेम्पलेट है, इस डीएनए टेम्पलेट से आपका आरएनए का सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस। तो आरएनए का सिंथेसिस डीएनए के टेम्पलेट से होना, वो हमारे पास में ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन अनदर प्रोसेस है, और एक ट्रांसलोकेशन भी होता है, उसका बारे में नहीं बताया, ठीक है। ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस बाय विच प्रोटीन आर सिंथेसिस फ्रॉम द आरएनए टेम्पलेट। पहले में क्या हुआ, डीएनए से आरएनए हुआ था, और उस प्रोसेस को हमने नाम दिया था ट्रांसक्रिप्शन। क्रिप्शन नाम याद रखो, ट्रांस तो सेम है, स्क्रिप्शन या क्रिप्शन नाम याद रखो, वो डीएनए से आरएनए का है। अब हम बात कर रहे हैं अगला इसका, छोड़ो। ट्रांसलेशन में क्या होगा, अब आरएनए सिंथेसिस होने के बाद आरएनए खुद क्या करेगा, किसको सिंथेसाइज करेगा, वो आपके प्रोटीन सिंथेसिस को, प्रोटीन को, ठीक है, प्रोटीन को, ठीक है। तो ये ट्रांस क्या हो गया, लेशन हो गया। ट्रांसलोकेशन में एमआरएनए की मदद से उनको कुछ ले जाया जाता है, करवाया जाता है, मैसेज सेंड करवाया जाता है, तो वो ट्रांसलोकेशन हो जाती है। 2 प्रोसेस ये है, एक ट्रांसलोकेशन होती है, ठीक है। अगला है कोडोन। कोडोन क्या है, कोडोन इज द सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड इन एमआरएनए। देखो आरएनए के 3 प्रकार, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, मतलब राइबोज क्या राइबोज आरएनए एक होता है, शायद तक एक मैसेंजर आरएनए, एक टीआरएनए होता है, ये 3 होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। कोडोन इज द सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड इन एमआरएनए। आपका जो एमआरएनए होता है वहां पर डेट कोड्स फॉर द स्पेसिफिक अमाइनो एसिड का स्पेसिफिक, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस के अंदर एमआरएनए की मदद से अमाइनो एसिड का स्पेसिफिकली क्या किया जाता है, सीक्वेंस 3 न्यूक्लियोटाइड इन एमआरएनए फॉर। देखो वापस मैं समझा देता हूँ, कंफ्यूज ना हो। कोडोन क्या है, एक सीक्वेंस है, कोडोन एक सीक्वेंस है 3 चीजों की, 3 न्यूक्लियोटाइड्स की एमआरएनए के अंदर। एमआरएनए के अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड्स की जो सीक्वेंस है उसे हम कोडोन कहते हैं। उनके अंदर वो क्या करते हैं, कोड करते हैं, अमाइनो एसिड को कोड करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस के लिए। खत्म। प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस के लिए एमआरएनए को क्या करते हैं, सॉरी अमाइनो एसिड को क्या करते हैं, कोड करते हैं स्पेसिफिकली अमाइनो एसिड को। और क्या करते हैं, तुम्हारी चैट दिख रही है मुझे, कोडोन यहाँ पर सीक्वेंस है किसकी, 3 चीजों की, जहां पर हम एमआरएनए के अंदर अमाइनो एसिड को प्रोटीन सिंथेसिस के लिए करना, मतलब रेडी अमाइनो एसिड को करवा रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस। इस फंक्शन के लिए एमआरएनए 3 चीजों की सीक्वेंस का कॉम्बिनेशन हो गया कोडोन। समझ में आ गया। जेनेटिक कोडोन क्या है, सॉरी जेनेटिक कोड क्या है, जेनेटिक कोड इज द सेट ऑफ रूल्स, यहाँ पे रूल्स हैं by which the nucleotide sequence of mRNA is translated by the amino acid sequence of the protein। अमाइनो एसिड सीक्वेंस जो प्रोटीन की है उसके द्वारा ट्रांसलोकेशन होना किसका, कुछ रूल्स वगैरह का। चलो ठीक, कंप्लीट। ये जेनेटिक कोड वाला एक बार वापस पढ़ लेना अगर समझ में नहीं आया था, क्योंकि कोडोन एक अलग चीज है, जेनेटिक कोड एक अलग चीज है। कोडोन के अंदर काम जेनेटिक कोड वाला ही होता है। देख लो 5वां चैप्टर आ गया है, 6ठा चैप्टर करना है, 7वां चैप्टर करना है, खत्म। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 5वां लेक्चर के अंदर हम जान रहे हैं ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। अरे हम कैसे पहले बंदर थे, हमारी पूंछ थी, फिर हम धीरे धीरे ऐसे थे, ऐसे ओके, अभी हम एकदम इरेक्ट पोजीशन में ह्यूमन बन गए। अभी हम क्या बन गए, ह्यूमन। आधे अभी भी बंदर रह गए, मतलब दिखने में सिर्फ ह्यूमन है, बाकी उनका माइंड एकदम बंदर वाला ही है, ठीक है। और तुम में से भी 2-3 है, बोलो यस लिखो, सब लोग यस लिखो।
अब यस लिखेंगे, यस लिखेंगे तो तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब यस लिखना पड़ेगा। चलो चलो, जॉकिंग जॉकिंग। देखो इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन एक प्रोसेस है, हाँ फिर पता चल गया, प्रोसेस है विद पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स चेंज वर over time in response to change in their environment and selective pressures। देखो समझ में आ गया ना, कंसेप्ट क्लियर है, समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना? नहीं आया? अरे गधों गधों, नहीं समझ में आया? गधों गधों, नहीं समझ में आया? सब लोग बोलेंगे हम गधे। इतनी इजी चीज, इवोल्यूशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम कैसे पहले अलग थे अलग थे अलग थे। अभी जिराफ की पहले गर्दन छोटी थी, अब काफी सारे लोग बोलेंगे भैया आपकी भी गर्दन बड़ी है, आप भी जिराफ हो क्या? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। तो देखो जब जिराफ था हमारे पास में, उसकी जो नेक थी, नेक वो पहले छोटी थी तुम लोगों की तरह, छोटे मन्ने बच्चे थे छोटे, ठीक है, चुन्नू मुन्नू। फिर उसका क्या हुआ, उसका घास नीचे का एरिया वाला खत्म होने लगा, तो अब वो क्या किया, ऊपर पेड़ से यूं करके करता, तो उसकी हाइट बढ़ गई। तो तुम्हें घर वाले ले जाके थाली में रोटी डालते हैं तो तुम खा लेते हो, तुम्हें भी ऐसे रोटी ऊपर लटकाते हैं तो जिनकी हाइट नहीं बढ़ती उनकी हाइट भी बढ़ जाती, ठीक है। अब घर वालों को एक नया आइडिया मिल चुका है, देखो बच्चों को परेशान करने का, नेचुरल सिलेक्शन। नहीं घर वाले अच्छे लोग हैं, ठीक है, वरना मेरा सेशन बंद करवा देंगे, आपका डाटा का चार्ज नहीं करवाएंगे, तो मेरा कैसे सेशन चलेगा? देखो सब अपनी रोटी को पकाते हैं, समझ गए बच्चों? चलो बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन की। ये एक फिर से प्रोसेस है जिसके अंदर आपको ना, प्रोसेस है तो प्रोसेस, ऑर्गन है तो ऑर्गन, प्रोसेस है तो प्रोसेस ऑर्गन, इतना नाम डालते जाना, आपके मार्क्स ऐसे ही बढ़ जाएंगे। विच सर्टन ट्रेट आर फेवर्ड ओवर दियर इन पॉपुलेशन लीडिंग चेंजेस द जेनेटिक मेकअप पॉपुलेशन ओवर द टाइम। नेचुरल सिलेक्शन ये डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? डार्विन ने। उसने क्या बोला कि जैसे जैसे तुम बदलोगे तो तुम बच जाओगे। क्या होता है, एक आपने सुना होगा, क्या कहते हैं उसे, माइग्रेशन नाम सुना होगा, माइग्रेशन। माइग्रेशन एक प्यारी सी चीज है ये। कहीं तो हमारे राजस्थान के अंदर एक भरतपुर नाम की जगह है, एक जिला है भरतपुर, वहां पर केवला देवी नेशनल पार्क नाम का एक पार्क है। वहां पर क्या करते हैं ना, बाहर बाहर विदेशों से, जब वहां पे ठंड गिरने लग जाती है, विदेशों में बर्फ गिरती है, पक्षी अपने आप उड़ते उड़ते आते हैं और यहाँ पे केवला देवी नेशनल पार्क में उन्हें या तो लाया जाता है या फिर वो अपने आप आते हैं। तो वो यहाँ पर रहते हैं जब तक ठंडी रहती है, और गर्मी होने के बाद वो वापस चले जाते हैं। तो वो हर साल का उनका काम है। तो वो क्या करते हैं, नेचर के हिसाब से बदलते हैं। नेचर जब बदलता है तो उन्हें नेचर के साथ बदलना पड़ता है। तो अगर वो वहां से नहीं आते तो वो मर जाते हैं ठंड के मारे, वो वार्म ब्लडेड है। तो वो क्या करते हैं, जब वहां से उड़ उड़ के आते हैं और यहाँ पर रहते हैं और वापस चले जाते हैं, तो उनकी मृत्यु नहीं होती, उनकी डेथ नहीं होती, उनकी मौत नहीं होती है। इसलिए वो नेचर का सिलेक्शन का रूल फॉलो करते हैं। और ये डार्विन ने बोला था, जो बदलेगा वही होगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि परिवर्तन लर्निंग सेंटर, बदलाव जरूरी है कि नहीं? बदलाव जरूरी है। अगली चीज पे चलते हैं, परिवर्तन। नाम देखो कितना प्यारा है, परिवर्तन, बदलाव, कुछ चीजें सीखो। अरे सीखो भैया। अगला है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या है? जब नेचुरल सिलेक्शन ये है, इवोल्यूशन ये है, तो एडेप्टेशन क्या है? एडेप्टेशन भी एक प्रोसेस ही है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं, डेवलप ट्रेट्स दैट अलाउ देम टू सर्वाइव। जो ट्रेट्स उनके डेवलप हुई है वो उन्हें अलाउ करती है सर्वाइव और रिप्रोड्यूस करने के लिए उनके एनवायरनमेंट में। बताऊं क्या कैसे हुआ ये? समझो ह्यूमंस है, तो ह्यूमंस को उनके एनवायरनमेंट के अंदर उनकी जो ट्रेट्स हैं वो उन्हें एनवायरनमेंट के अंदर रिप्रोडक्शन और सर्वाइव करने का जो मौका देती है, उसे एडेप्टेशन कहते हैं। वो एडेप्ट हो जाएंगे, बदल जाएंगे, एनवायरनमेंट के हिसाब से बदल जाएंगे। पता नहीं है आपको, काफी सारे लोग कैसे होते हैं ना, ऐसे होते हैं। अगर कोई मस्ती करने वाला ग्रुप होता है, मस्ती वाला ग्रुप, तो उस मस्ती वाले ग्रुप के अंदर जाकर मस्ती करने लग जाते हैं। बड़ों के अंदर जब रहने लगते हैं तो बड़ों की जैसी बातें करने लग जाते हैं।
तो वो क्या करते हैं कि जब 15-20 मिनट मस्ती की तो मस्ती की, और बड़ों के तरफ गए तो बड़ों के जैसी बातें करने लगे, मतलब वो एडेप्ट कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है अपने समाज के अंदर, लोगों के अंदर। ये हम सब लोग जानते हैं, जानते हैं कि नहीं? जानते हैं कि नहीं? मानना पड़ेगा, नहीं मानते हो तो अब मान लो, मानना पड़ेगा। अगली चीज है फॉसिल। बहुत बदतमीज चीज है ये फॉसिल। फॉसिल क्या है? बदतमीज नहीं है, अच्छी चीज है। देखो, फॉसिल इज द रिमेन्स ऑफ ट्रेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिव पास्ट प्रिजर्व्ड एंड ये ओके ओके ओके। फॉसिल को मैं समझाता हूं। आज से 7 करोड़ साल पहले, मेरे को गिनती नहीं आती ऐसे जीरो की, तो करोड़ करते थे, करोड़। आज से 7 करोड़ साल पहले डायनासोर थे यहाँ पे धरती पे। कौन कौन मानता है? हाँ कर दो। नहीं बोलूँ, ठीक, कौन कौन मानता है? हाँ कर दो। मानते हो ना? अब वो डायनासोर इतने साल पहले थे, एस्ट्रॉइड आके धरती पे गिरा, टुकड़े हो गए, मर गए, आग बबूला हो गई, पूरी धरती पूरा आग लग गई। धीरे 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 फिर बैक्टीरिया से स्टार्ट की, आज ब्लू ग्रीन एल्गे से स्टार्ट किया, बीजीए से, और आज हम वापस से ह्यूमन तक पहुंच गए। अब हम ह्यूमंस जैसे लोगों को क्या पता कि डायनासोर एग्जिस्ट करते थे। हमने क्या किया? डायनासोर नाम दिया। जरूर तो ना उनका नाम डायनासोर था, हमने तो दूसरे नाम में दे सकते थे, पप्पू बता सकते थे, चुन्नू बता सकते थे, पर नहीं बताया हमने डायनासोर। ऐसा नाम भी ऐसा लगना चाहिए, उनके उनके आकार। तो हमें क्या पता, मतलब बड़ी बड़ी हड्डियां मिली, सब कुछ मिला, तो उससे हमें पता चला कि यहाँ पे डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे। तो वो जो चीज मिली, हड्डियां, वो फॉसिल से है। वो क्या है? एक ट्रेस है। ट्रेस मतलब क्या हो जाता है? एक चीज जो कचरा, कचरा नहीं कह सकते आप, ऐसा अलग चीज है, मतलब लाइक समझ में आ गया होगा, जो कि पास्ट में रह चुके हैं और अब उन्हें प्रिजर्व करेंगे हम, मतलब उन्हें बचा के रखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। ये ब्रश वाला कैसे काम करता है चीज एक बार देखें क्या? एक होता है होमो, बहुत बहुत बेकार दिख रहा है, एक सेकेंड, यही सही है। एक होता होमोजीनस स्ट्रक्चर्स। होमोजीनस स्ट्रक्चर्स मतलब क्या होता है? होमोलोगस, सॉरी, होमोलोगस। होमोलोगस स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर है, अभी इस बार प्रोसेस नहीं है, एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये फॉसिल्स बोले तो क्या था वो भी मैंने बता दिया। तो होमोलोगस स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर है सिमिलर इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ड्यू टू द कॉमन एंसेस्टर। मैं बताता हूं हमारे एंसेस्टर कौन है। देखो, बीजीए जो है वो सबका एंसेस्टर है। बीजीए कौन? ब्लू ग्रीन एल्गे। उसी से ह्यूमन बने हैं, उसी से मंकी बने हैं, बट बीजीए दोनों का है, आपका भी है, मेरा भी है, तो हम होमोलोगस हो गए। लो कर लो बात। बंदर जो है, बंदर, लेमर, बंदर जो है वो क्या है? एप्स वगैरह, चिंपांजी वगैरह, वो हमारे एंसेस्टर थे। तो वो हेलो हेलो हेलो, एक सेकेंड काउंट कर दिए मैंने, अब भी माइक गिर जाता है। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है ना? क्या दिक्कत है फिर? यहाँ पे 42-51 हो गया, मतलब बहुत बहुत कम टाइम के अंदर हम अच्छे से चल रहे हैं। ये चैप्टर अभी खत्म हो जाएगा। लो अगला चैप्टर है, और अगले चैप्टर बहुत सिंपल है। ये चैप्टर तो मेरे फेवरेट है। खत्म खत्म खत्म, ये यहाँ पे चल रहा है। तो मैंने क्या बोला कि होमोलोगस स्ट्रक्चर क्या होता है? होमोलोगस स्ट्रक्चर है जहां पर सिमिलर इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। देखो, ऑर्गेनिज्म डिफरेंट है, तुम अलग मैं अलग, पर हमारे एंसेस्टर प्यारे से बंदर। समझ में आ गया? तो वो हो गया होमोलोगस। अच्छा, एनालोगस स्ट्रक्चर क्या है? लो कर लो बात। एनालोगस स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर है जिनके अंदर सिमिलर इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ड्यू टू द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन रेदर देन द कॉमन एंसेस्टर। हमारे एंसेस्टर सेम नहीं है। चलो मैं बताता हूं आपको। समझो एक फिश है, फिश एक है और एक बंदर है, एक मंकी है। उनके एंसेस्टर कुछ हद तक सेम है। देखो, बीजीए तो सबका सेम है, बीजीए तो है जो है, पर बंदर का जो अलग ही है और फिशेस का अलग ही है। फिशेस का कोई और ही निकल के आया, बंदर का कुछ और ही निकल के आया, तो वो एनालोगस हो गया। क्या हो गया? एनालोगस स्ट्रक्चर हो गया। अगला स्ट्रक्चर में वो खत्म हो गया। ठीक है, अगली चीज में चलता है, वो है स्पेशिएशन। स्पेशिएशन क्या है? स्पेशिएशन एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें न्यू स्पेसीज जो है, न्यू स्पेसीज अराइज होती है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग
स्पेस इज द एक्यूमुलेशन ऑफ द जेनेटिक और फिनोटिक चेंजेस ऑफ द टाइम। क्लियर है, समझाते हैं। देखो एक मंकी थे पहले, मंकी से कौन बने हम, बदतमीज ह्यूमन बन गए, ह्यूमन बन गए। तो बेजबान मंकी से हम ह्यूमन बन गए, जबान वाले। हमारी जबान तो बहुत चलते हैं, च च च च च च, ठीक है। तो मंकी से जब हम ह्यूमन बन गए तो ओवर द टाइम यहाँ पर जेनेटिक और फिनोटिक प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगा। देखो टाइम तो लगेगा। ऐसी बात नहीं है कि पिज्जा तो है नहीं कि जोमेटो से ऑर्डर करो, स्विगी से ऑर्डर करो, ठीक है 2 मिनट में पहुंच जाए। तो ये टाइम लगा, कुछ कई सारे साल लगे। तो वो जब हम 7 करोड़ मतलब 4 करोड़ साल पहले शायद तक हमारा इवोल्यूशन वापस चालू हुआ, 3 साल तक हमारी धरती बीच के 3 करोड़ साल तक खराब ऐसे पड़ी रही होगी। ऐसा मैं अंदाज बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत पहले पढ़ा था मैंने, मेरे को भी इतना याद नहीं आ रहा है। पर 7 करोड़ जो मैंने बताई थी साल डायनासोर के, वो 100% रियल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्रोसेस इन्वॉल्व, ठीक है। तो हमने जाना कि हम मंकी से ह्यूमन बने, कुछ टाइम भी लिया हमने, और हमारे जीन में उनके जीन में फर्क आया। उनके कुछ बंदर जो थे उनके अंदर फर्क आता गया, और हम बन गए। अब आज भी कुछ कैरेक्टर जैसे हमारे बॉडी के ऊपर बाल होना, ये कुछ कैरेक्टर्स मिलते हैं कि नहीं, बोलो मिलते हैं, ठीक है। तो वो ये बातें हमारी हो गई। आज का इवोल्यूशन जैसा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी खत्म हो गया। अगली चीज पे चलते हैं, बहुत अच्छा चैप्टर है प्लांट वाटर रिलेशन। मेरे को लग रहा है 1 हॉर से पहले तुम्हारा काम खत्म, 1 हॉर से पहले 2 हॉर में तुम्हारे ओल्ड इंपॉर्टेंट डायग्राम, ये डेफिनेशन, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। अगर तुम एक दिन में 16 घंटे पढ़ते हो, मैं तुम्हें बताता हूँ बायो कैसे होगा। अगर मैं 8 चीजें बनाता हूँ तुम्हारे लिए, 8 चीजें 2 घंटे की, तो तुम अगर एक दिन में 16 घंटे पढ़ते हो, 16 नहीं तो 15 घंटे पढ़ लो। अरे बदतमीजो, स्पीड बढ़ाकर 12 घंटे तो पढ़ लो, तुम्हारा एक दिन में बायो खत्म। जब ये सब रिकॉर्डेड बन जाएंगे तुम्हें तब, ठीक है। आहा, जी खुश कर दिया भैया आपने, जी खुश कर दिया हमारा। देखो ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ एरिया हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। देखो हाई कंसंट्रेशन से अलवेज हम लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, वो हर बार जाते भी हैं। तो हाई से लो की तरफ जाना क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा वाटर मॉलिक्यूल्स का ऑस्मोसिस प्रोसेस कहलाती है। ऑस्मोसिस वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की मदद से हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन तक जाती है। क्या सिंपल है। ट्रेजर प्रेशर क्या है, ये थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस को तुम्हें एमसीक्यूज में डाल दिए जाते हैं। तो ट्रेजर प्रेशर इज द प्रेशर, ये एक प्रेशर है याद रखना, जो एक्सर्ट किया जाता है वाटर का प्लांट सेल्स के, प्लांट सेल्स जो है अंदर, उनके द्वारा वाटर जो उनके अंदर वाटर होता है उनके द्वारा किया जाता है सेल के वॉल पे। समझो ये सेल है तुम्हारी, ठीक है, ये तुम्हारी सेल है। नहीं आज सेल बनाए क्या, इसमें शेप वाला ऑप्शन नहीं है ना, अरे नोट्स वाला जो था ना, नोट्स वाला नहीं है क्या यहाँ पे, नहीं नोट्स वाला था, नोट्स वाले के अंदर हमको सब मिल रहे थे। नोट्स वाला अगर होता ना यहाँ पे तो उसके अंदर मैं तुमको सेल बना के दिखाता। अरे अभी यहीं पे बनाते हैं, अभी ऐसे यहीं पे बनाते हैं, ठीक है। व्हाइट कलर लेता हूँ तब तुमको दिक्कत ना हो, कब से एक ही कलर यूज किए जा रहे हैं। तो ये तुम्हारी सेल है समझो, ठीक है। इस सेल के अंदर कुछ पानी बह रहा है, तो ये पानी जब प्रेशर एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे बाजू वाली साइड में, तो ये जो पानी प्रेशर एग्जिस्ट करता है इन वॉल्स पे, ये जो वॉल्स है इन वॉल पे, उसे ही हम क्या कहते हैं, ट्रेजर प्रेशर। अगला वाटर पोटेंशियल क्या होता है, एक सेकेंड, वाटर पोटेंशियल क्या होता है, वाटर पोटेंशियल एक पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है वाटर की, जिसमें हम वाटर इन एक सिस्टम के अंदर वाटर की एक क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है जो इफेक्ट की जा सकती है कुछ फैक्टर्स के द्वारा, जैसे प्रेशर है, सोल्यूट है, कंसंट्रेशन है और ग्रेविटी है, इन सारी चीजों के द्वारा। तो थोड़ा एक बार तुम पढ़ो इसे पढ़ो, ऐसे याद नहीं होगा। देखो वाटर पोटेंशियल क्या चीज है, ये है क्या, ये एक पोटेंशियल एनर्जी है, किसकी, वाटर की, जो इफेक्ट की जा सकती है किसके द्वारा,
प्रेशर लगाओगे तो वाटर की अलग हो जाएगा, सोल्यूट कंसंट्रेशन से अलग हो जाएगा और ग्रेविटी से अलग हो जाएगा। क्लियर है? थोड़ा छोटा करूँ क्या इसका? अभी समझ में आएगा ना? ओके लिखता हूं तो तुम्हें समझ में आएगा। हाँ अब भी सही है, अभी थोड़ा ठीक है। देखो ट्रांसपीरेशन क्या है? ट्रांसपीरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट लीव्स। प्लांट लीव्स से स्मॉल ओपनिंग होती है जिसे स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर मैंने डायग्राम वाले चैप्टर में, सॉरी डायग्राम वाले लेक्चर में बताया था, तो याद है कि नहीं? नहीं है। देखो गार्ड सेल वाला वो यूं उसके ऐसा था, फिर उसके बाजू में ऐसे सेल्स थी, फिर वो पूरा एक गोल स्ट्रक्चर था। ये क्या था? स्टोमेटल पोर, पोर से निकलते हैं वो, देख लो। तो देखो ट्रांसपीरेशन ट्रांसपीरेशन क्या है? तो ट्रांसपीरेशन में पानी का लॉस होता है प्लांट की लीव्स के द्वारा, जहां पर छोटी छोटी ओपनिंग्स होती है जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, जो इंपॉर्टेंट होती है मूवमेंट ऑफ वाटर के लिए और मिनरल थ्रू द प्लांट के। ये ऐसा कुछ तो आप समझ सकते हैं, ऐसा कुछ तो इन द सेंस कि ये सही है, ऐसा नहीं है कि मेरे को नहीं समझ में आ रही है। मैं बता रहा हूं आपको, स्टोमेटा में पानी का लॉस होना। स्टोमेटा क्या है? छोटी ओपनिंग है। अब यहां पर बताया गया है कि ये जरूरी है वाटर की मूवमेंट के लिए। खत्म खत्म। अब अगला ही पॉइंट पूछ लिया गया स्टोमेटा क्या। अब बदतमीज इतनी देर तक स्टोमेटा बताया था तो अब तुमको तो आ ही जाएगा। स्टोमेटा क्या है? स्मॉल पोर है, सरफेस, किसकी सरफेस? प्लांट की सरफेस पे होता है, जो कि गैस एक्सचेंज और ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या है? ये रही जिसमें वाटर का होता है। तो वाटर का भी और गैस का भी, दोनों का ही लिए इंपॉर्टेंट है कौन? स्टोमेटा। अब समझ में आया? ऐसे समझ में आएगा तुमको। तुमको पढ़ाने का तरीका मिलना चाहिए, तुमको पढ़ाने अच्छा आदमी मिले। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? फिर से आ गया है ना ये? हाँ ये फिर से आ गया। ये कुछ चीजों से इफेक्टेड होता है और ये वाटर के द्वारा प्रेशर किया जाता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। अब भी तो पढ़ाया था तुमको, नहीं पता? अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं पढ़ाया। ये देखो ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर एक ही बात है। यहां पर हमने ऑस्मोसिस प्रोसेस देखी, अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब जो प्रेशर उसमें लग रहा था वो ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है यार? क्लियर है। लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7 विद वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। आहा, अब भी अगर कोई मेरे साथ जुड़ा हुआ है तो मैं बता देता हूं कि वो इंसान सबसे लकी पर्सन है पूरे महाराष्ट्र बोर्ड का। ठीक है, क्योंकि उससे वो चीजें समझ में आएगी अभी जो अभी तक किसी को नहीं समझ में आई। मैं मात्र 2 स्लाइड के अंदर पूरा चैप्टर निकाल के दे रहा हूं, चैप्टर। और कुछ लोग कहेंगे कि बीच में कुछ डेफिनेशन छूट रही है, तो मैंने जो डायग्राम्स वाले बताए हैं, जो अभी मैं क्वेश्चंस बनाऊंगा, उन सारी चीजों के साथ में ये आपके बचे हुए भी क्लियर हो जाएंगे, छूटेंगे कुछ भी नहीं। अब देखो, अब बात करते हैं मेरिस्टेम। मेरिस्टेम क्या है? मेरिस्टेम इज द रीजन ऑफ एक्टिवली, देखो मेरिस्टेम मैं तुमको बता देता हूं, जो रूट होती है हमारी, उसके अंदर ये वाला जो पार्ट होता है नीचे वाला, रूट केप के ऊपर वाला पार्ट, उसे हम कहते हैं मेरिस्टेम। यहां पर सेल का एक्टिवली डिवाइड होने का इन द प्लांट टिश्यू रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। जहां पर सेल क्या होती है? एक्टिवली डिवाइड होती है। एपिकल मेरिस्टम एक अलग है मेरिस्टम, और एक लेटरल मेरिस्टम नाम के 2 मेरिस्टम है। एपिकल मेरिस्टम क्या होता है? वो मेरिस्टम जो टिप और प्लांट शूट की टिप और या रूट शूट की जो रूट है उसकी टिप पर क्या करता है? ग्रोथ करता है, वो प्राइमरी ग्रोथ करता है। पर जो लेटरल मेरिस्टेम है ये क्या हो गया? एपिकल हो गया। अभी हम बात कर रहे हैं लेटरल की। तो लेटरल क्या है? जो क्या करेगा? सेकेंडरी ग्रोथ करेगा। सेकेंडरी ग्रोथ करेगा जो कि उनकी एकदम टिप पे नहीं होगा पर साइड के अंदर होगा। अभी समझो टिप कैसी होती है? एक पॉइंट, मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट ये शूट का हो, या फिर तुम्हारे इस रूट है इसका मेन पॉइंट हो। अब ये जो बाजू के अंदर यहाँ पे या फिर यहाँ वाली सेल्स के अंदर जो ग्रोथ करेगा वो लेटरल मेरिस्टेम होगा। अगली चीज है फोटोपेरिडिज्म। और रे भाई साहब थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज, फोटोपेरिडिज्म। फोटोपेरिडिज्म इज द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट इन द, जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? लाइट के लिए। और उसमें प्लांट के शॉर्ट्स ऑफ लाइट, देखो कैसे होगी। देखो प्लांट कैसे ग्रो करता है, प्लांट के बारे में जानते हैं?
प्लांट की ग्रोथ के बारे में जानते हैं। तो प्लांट ग्रो करता है लाइट के तरीके से, उसको लाइट मीडियम चाहिए, उसको लाइट चाहिए। तो फोटोपेरिडिज्म वो प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट ग्रोथ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो जाती है लाइट। बस इतना, इससे डिटेल नहीं चाहिए तुमको, बस आगे चलो। हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर जो प्रोड्यूस करते हैं, रेगुलेट करते हैं ग्रोथ को और डेवलपमेंट को। कैसे? जिसके अंदर ऑक्सिन्स, गिबरलिन्स एंड साइटोकाइनिन इंपॉर्टेंट है, जो ग्रोथ के लिए करते हैं। अच्छा, हार्मोन्स के अंदर और भी होते हैं ना, एब्सिसिक एसिड वगैरह, वो डी ग्रोथ करते हैं। वो राइपिंग ऑफ फूड, मतलब फूड को पकाना, वो जो फ्रूट को पकाना, सॉरी फूड नहीं, फ्रूट को पकाना, रेपिंग ऑफ फूड, ठीक है। तो हार्मोन क्या है? केमिकल मैसेंजर है जो कि हेल्प करते हैं प्लांट को ग्रोथ करने में और डेवलपमेंट करने में। ऑक्सिन्स, गिबरलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स। जीवन दान मिल गया, जीवन दान मिल गया आपको, जीवन दान मिल गया आपको। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कौन न्यूट्रिएंट्स? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज, जो ज्यादा क्वांटिटीज के अंदर न्यूट्रिएंट्स चाहिए प्लांट को, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। इंपॉर्टेंट चीज, सल्फर की स्पेलिंग गलत है आई थिंक सो, ऐसा कुछ तो होगा, देखो। तो इंपॉर्टेंट चीज, इन सारों के नाम रटे हुए होने चाहिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, सब है ना। अर्जन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, कैल्शियम, उसका क्या है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये सारी चीजें आपको हाइड्रोजन से जिंक तक पता ही होना चाहिए, आपका जीवन है ये। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, उसके बाद में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। क्लियर? तो उनमें आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। आहा भैया क्या कलाकारी दिखा रहे हो तुम्हारी, इतना हमको भी पता है, इतना क्या है हमको भी पता है, ठीक है, ठीक है, तुमको पता होना चाहिए, तुमको पता है नहीं, तुमको पता होना चाहिए। अगला है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब वो न्यूट्रिएंट्स जो कम चाहिए हमको, स्मॉल अमाउंट में चाहिए, जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया, बोरोन हो गया और मोलिब्डेनम। ये थोड़ा नया नाम है, इसको नीट के अंदर भी बहुत अच्छे से पूछा गया है, नीट के अंदर भी कई बार इस पे सवाल पूछा गया है। नीट वालों जागो, जागो योद्धा जागो, जागो योद्धा जागो। देखो, नाइट्रोजन फिक्सेशन, nitrogen fixation is the process in which the nitrogen gas from the atmosphere is converted into the form that can be used by plants such as ammonia and nitrate। मतलब है नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब N2 को कुछ नहीं, फिक्सेशन प्रोसेस नाइट्रोजन फॉर्म the atmosphere is converted into a form that can be used by plants such as ammonia। अमोनिया और नाइट्रेट के अंदर N2 जो प्रेजेंट है उसको हमें अमोनिया मतलब NH3 एंड नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है ताकि प्लांट उसे ले ले। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे लास्ट जो डेफिनेशन है हमारी वो है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन मतलब क्या हो जाता है? नाइट्रिफिकेशन इज अ प्रोसेस। मैं बता रहा हूं, प्रोसेस के आगे प्रोसेस लगाना, ऑर्गन के आगे मिक्स मत कर देना। प्रोसेस बाय विच अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट एंड देन इनटू नाइट्राइट। तो यहाँ पर जो अमोनिया है वो नाइट्रेट में पहले कन्वर्ट होगा। तो NH3 पहले किस में कन्वर्ट होगा? नाइट्रेट में, और फिर नाइट्रेट किस में हो जाएगा? नाइट्राइट में। ठीक है, नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन इनटू नाइट। ठीक है, बाय सोइल बैक्टीरिया। अब सोइल बैक्टीरिया के द्वारा होगा, ऊपर वाला भी सोइल बैक्टीरिया के द्वारा, विच कैन बी टेकन अप बाय प्लांट्स। अब वो क्या करेंगे? सोइल के अंदर बैक्टीरिया उसे बना देंगे और उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे, राइट। यार इसके अगला हमारे पास में स्लाइड ही नहीं है, बस ये तो बस यूं ही स्लाइड है। क्या हो गया? चलो इसको करते हैं ऑफ। अब यहां से चलते हैं, बैक कर जाने का कोई ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन मिल गया भैया। अब मैं चलता हूं डायरेक्टली सबसे ऊपर यहां पे। यहीं पे बता दूं क्या तुम्हें? कुछ इंपॉर्टेंट चीज बतानी थी। यहाँ पर कुछ होगा ना?
यहीं पे बता देता हूँ। देखो, आपको अगर हमसे कांटेक्ट करना है, हमें कोई भी क्वेश्चन पूछना है, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। यहाँ पर ही व्हाइट कलर में आ जाएगा ना, शायद आ जाना चाहिए। देखो व्हाइट कलर के अंदर आपको हमारा अपडेट्स के लिए क्या यूज करोगे? टेलीग्राम यूज करोगे। क्या यूज करोगे? टेलीग्राम यूज करोगे। आपको अगर पर्सनली कांटेक्ट करना है तो ये एक अल्टरनेटिव है जिसका नाम है इंस्टा पे आप मुझे केटू कृष्णा से यूज कर सकते हैं। फिर बोलोगे केटू अलग ही लिखा है, हाँ तो ये केटू कृष्णा हमारा है। एंड और परिवर्तन लर्निंग सेंटर सेम हमारे चैनल का नाम ही इंस्टाग्राम का हैंडल है। ठीक है, अगली चीज पे चलते हैं। अपडेट्स के लिए टेलीग्राम, पर्सनल क्वेश्चंस के लिए ये हमारा इंस्टा है। अगली चीज जो लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट है वो है हमारा कमेंट सेक्शन। इसे हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से मैनेज करके रखते हैं। ठीक है, तो आप हमें यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब एक चीज बता देता हूं तुम्हें, आज हमने पार्ट 1 क्लियर कर लिया है। मैं चाहूंगा कि पार्ट 2 भी क्लियर हो कल अगले वीडियो में, अगले स्ट्रीम में। तो ये कल जो होगा वो पार्ट 2 हो जाएगा। आप हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सा अच्छा सा एक सपोर्ट बना दीजिए ताकि हमें बहुत ज्यादा फायदा हो। और आपका सपोर्ट हमारे लिए ऑलवेज 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 वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। तो यार आज के इस अमेजिंग सेशन के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे अमेजिंग, इंटरेस्टिंग, अनबिलीवेबल परिवर्तन लर्निंग सेंटर के साथ जुड़े रहिए। हमेशा हम आपके साथ आपको सपोर्ट करते रहेंगे, क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस के बाद साथ में। सी हैव अ गुड डे, बाय।